Welcome to my YouTube channel Exceptional Dialogue. मैं विष्णु चौधरी. This video is about DFCCIL exam process. Today I have with me Vipul Malviya. Vipul is a graduate of JECRC Jaipur, and Vipul secured All India rank 149 in Engineering Service Exam 2019, and sooner he will be joining as IRSE at Indian Railways. Vipul cracked DFCCIL exam 2018 and he is working at DFCCIL from 1.5 years. तो इस वीडियो में हम विपुल से DFCCIL का जो एग्जाम प्रोसेस है, एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, इसके बारे में अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. इन साथ में इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस द जॉब प्रोफाइल एट DFCCIL. जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें किस तरीके की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे. तो विपुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. Thank you so much, Vishnu. Your channel Exceptional Dialogue is doing a great work. It is giving me a platform where I can share some insights about DFCCIL recruitment process. Thank you. Thank you Vipul for your kind words. And Vipul, सबसे पहले I would like to congratulate you for your success in engineering service exam. Thank you. So Vipul, now we will start the discussion about exam process. आप बताइए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ बीटेक ही इसको दे सकते हैं या और कोई डिग्री होल्डर भी इसको दे सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये है कि इसमें जो डिप्लोमा होल्डर्स है, जो 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है इन सिविल इंजीनियरिंग, वो एलिजिबल है. इनफैक्ट जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट था उसमें मेजर वेटेज इनको दिया गया था. जो क्राइटेरिया था उसमें साइड में नोट में लिखा हुआ था कि जो बीटेक डिग्री होल्डर है दे आर आल्सो एलिजिबल. तो डिग्री होल्डर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स बोथ आर एलिजिबल. हाउएवर जो कैंडिडेट है वो फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब पूरा पास आउट कैंडिडेट हो वो ही एलिजिबल है. जो एज लिमिट है इसकी वो है 18 to 30 इयर्स. DFCCIL का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, इस तरीके से उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस बताइए आप. तो DFCCIL एग्जीक्यूटिव सिविल, इसमें सिर्फ 1 स्टेज प्रोसेस है. मतलब एक CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. उसके अंदर 96 नंबर्स ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस, 12 numbers of GK and 12 number of reasoning questions are there. There is a provision of negative marking also. 1/4 marks of the questions which is of 1 number. All the questions are of 1 number. It means that 0.25 marks are of negative marking. So विपुल, अब हम बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में. आपने किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा था इसके लिए? प्रिपरेशन एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट की प्रिपरेशन चल रही थी मेरी. तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल प्रिपरेशन जो है इसके लिए नीडेड नहीं है. लेकिन अगर कैंडिडेट्स को कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो जैसे गुप्ता एंड गुप्ता करके कोई बुक आती है, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे. जो मेरे कलीग्स है जो डिप्लोमा होल्डर्स है उन्होंने बताया था कि काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स के थ्रू. तो आई विल रिकमेंड दैट बुक. That is also followed by much number of candidates also. Okay, तो विपुल, जो एस्पिरेंट गेट और IES के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको कुछ टेक्निकल के लिए अलग से करने की जरूरत होती है या नहीं होती है? नहीं, जहाँ तक क्वेश्चन का लेवल था इसमें काफी इजी लगे मेरे को. 83 numbers of vacancies were reported and I secured 19th rank in this exam. Total number of candidates appeared in this exam is approx 30,000. I secured 19th rank. That means level of questions I found is quite easy. There is no special preparation required. आपने इस प्रिपरेशन के लिए कोई अलग से टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी थी या नहीं? नहीं, टेस्ट सीरीज अलग से कोई ज्वाइन नहीं की थी. बट मैं हाँ रिकमेंड करूंगा. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिवीजन वगैरह करते हैं, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं. तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एक टाइप से आप कंपल्सरी मान लीजिए. काफी इसका फायदा है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, तो करनी ही चाहिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन. मैंने कोई अलग से नहीं की. मेरा जो गेट का और इंजीनियरिंग सर्विस का जो टेस्ट सीरीज जो मैं करता था वही नॉर्मली चल रहा था. तो एज ए सेकेंडरी चॉइस आपने इस एग्जाम को दिया था विद योर प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस इटसेल्फ? यस.
ओके बिल्कुल, आपने जैसे बताया 96 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो टेक्निकल को दी जा रहा है। तो टेक्निकल की प्रिपरेशन के हाँ, लिए आपने जैसा एग्जाम दिया है, तो कौन सी सब्जेक्ट हैं जो ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है इसमें? इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। यही सब जो कॉमन सब्जेक्ट है जो अदर एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो इसमें इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ अलग से कुछ सब्जेक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये कुछ सब्जेक्ट है उनका रोल है नहीं इसमें। हम्म। बिल्डिंग मटेरियल्स, हाँ ये जरूर इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो इसमें आते हैं इस एग्जाम में। सो विपुल, जो टोटल 120 क्वेश्चंस थे आपके सीबीटी में, 96 तो हुआ टेक्निकल। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जो कि 24 थे। हम्म। इसमें से भी अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चन जो थे वो जीके के पूछे गए थे और 12 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। तो पहले हम बात करते हैं जीके के बारे में। तो तो जीके के जो 12 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे उनका लेवल क्या था और आपने उसकी किस तरीके से तैयारी करी? जीके में जो क्वेश्चन थे वो मोस्टली करंट अफेयर्स पोर्शन से थे। उसकी तैयारी मैंने स्पेशल नहीं की थी, पर हाँ जैसे मेड इजी की मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो काफी हेल्पफुल रही है मेरे लिए। काफी सिंपल क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लाइक एक क्वेश्चन था उस टाइम। तो हार्डली ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था मैं। तो विपुल, जो 12 क्वेश्चन जीके के थे, आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से उसमें क्या सजेस्ट करेंगे कि किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जीके के लिए? तो मोस्टली जो वेटेज रहता है इसमें वो करंट अफेयर्स का था। तो कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, जैसे मैं मेड इजी की मैगजीन पढ़ा करता था, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वैसे ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट क्या चल रहा है वो प्रिपेयर करके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है और करंट अफेयर की मैगजीन आप पढ़ जाते तो उससे 5-6 हाँ। क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो बहुत कम एफर्ट्स में आपको आउटपुट ज्यादा मिल जाएगा। यस। सो विपुल, अब हम बात करते हैं जो 12 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं उसके बारे में, कि वो किस तरीके के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए और क्या आपने उसके लिए कुछ अलग से तैयारी करी थी? तो जैसा कि है कि 12 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं, और जिनका लेवल जो है काफी सिंपल रहता है, काफी आसान रहेगा ये पोर्शन। इवन स्कोरिंग पार्ट कह सकते हैं आप इस पोर्शन को, काफी इजी रहता है। कोई फर्दर स्पेशल प्रिपरेशन नीडेड नहीं है इसके लिए। हाँ, क्योंकि अभी हम बात करें जैसे विपुल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, गेट ले लो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम है या फिर एसएससी का जो एग्जाम है, सब में एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। और ऑलमोस्ट अगर किसी ने गेट का एप्टीट्यूड अगर सॉल्व करा हुआ है तो वो मेरे ख्याल में सारे जो बाकी एग्जाम्स हैं उनका एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकता है। और आप बता रहे हैं कि ये तो वैसे भी स्कोरिंग है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी सजेशन हो सकता है एस्पिरेंट्स के लिए कि आप रीजनिंग के 12 क्वेश्चन को तो कम्प्लीटली टारगेट करके चलिए कि आपको 12 के 12 सॉल्व करने हैं और करेक्ट करने हैं। बिल्कुल। सो विपुल, आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस से क्या सजेस्ट करेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि जो डीएफसीसीएल का जो कंप्लीट एग्जाम है उसको किस तरीके से लेना चाहिए? तो जो ये एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो पेपर है, उसके अंदर 80% वेटेज जो है वो टेक्निकल पोर्शन का है। तो जिसकी ग्रेप टेक्निकल पोर्शन पे अच्छी है, डेफिनेटली उसको एक एज मिलेगी। रीजनिंग तो स्कोरिंग है ही, सिंपल सा पोर्शन रहता है रीजनिंग का, तो वो भी आप करके आ सकते हैं। ओवरऑल ये रहेगी कि जो टेक्निकल पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेपर का जो लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, आई फाउंड इट क्वाइट सिंपल। मेरे को काफी इजी लगा वो लेवल। तो विपुल, आप कट ऑफ के बारे में थोड़ा बताइए कि जो आपका एग्जाम होने के बाद आउट ऑफ 120 कितनी कितनी कट ऑफ्स गई थी? कट ऑफ जो है जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 83 मार्क्स था। ओबीसी के लिए 80 मार्क्स कट ऑफ था, और 76-77 अराउंड एसटी एससी का कट ऑफ था। तो मेरा स्कोर जो है उसमें 82 मार्क्स था। आई बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी, एंड 82 स्कोर था मेरा, तो आई गॉट 19th रैंक। तो विपुल, जैसे ही आपका 82 आपने स्कोर किया और आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद कोई साइको टेस्ट होता है इसमें सिविल के लिए? नहीं, सिविल के लिए कोई साइको टेस्ट नहीं है। साइको टेस्ट एग्जीक्यूटिव में जो ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके लिए, जिनको स्टेशन मास्टर वगैरह उस टाइप की पोस्टिंग दी जाती है, उनके लिए होता है साइको टेस्ट। बिल्कुल, आफ्टर योर एग्जाम गॉट ओवर और आपका जब सिलेक्शन हो गया उसमें, इसके बाद आपका कोई इंटरव्यू हुआ या फिर आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था? नहीं, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आया, उन लड़कों को जो भी कैंडिडेट्स थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था, और फिर उसके बाद मेडिकल चेकअप होता है, और उसके बाद मतलब
इसकी जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो काफी फास्ट रही है। मतलब अगस्त 2018 में इसकी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आया था, नवंबर में एग्जाम हुआ था, फिर रिजल्ट आ गया था दिसंबर में। हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और फरवरी में हमारा मेडिकल चेकअप हुआ और उसके अगले 2-3 दिन बाद ही हमको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो कहाँ पे आपको बुलाया गया था? बीवी के लिए हमको न्यू दिल्ली जो कॉर्पोरेट ऑफिस है DFCCIL का, प्रगति मैदान, वहाँ हमारा हुआ था। मेडिकल अगला स्टेप था इसका, तो मेडिकल के लिए आपको कहाँ बुलाया गया और किस तरीके का मेडिकल होता है इनका? मेडिकल एक्चुअली एक वहीं दिल्ली में हॉस्पिटल था, DFCCIL ने नॉमिनेट किया था उस हॉस्पिटल को मेडिकल चेकअप के लिए, तो वहाँ हमारा हुआ था मेडिकल चेकअप। और इसमें जो है A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चलता है, जो कि इंडियन रेलवेज का एक स्टैंडर्ड है A3, वो चलता है। काफी लिबरल है A3 स्टैंडर्ड, मतलब जो लोवेस्ट होता है आई थिंक वो वाला स्टैंडर्ड चलता है। सिविल के लिए बता रहा हूँ। आपका आई विजन है, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, दैट आर द एरिया ऑफ फोकस फॉर देम। तो विपुल, अब मेरा इस DFCCIL एग्जाम प्रोसेस के बारे में आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो कैंडिडेट्स ESE और गेट के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, काफी PSUs की मारामारी चल रही है, तो DFCCIL को उनको किस तरीके से देखना चाहिए? तो जैसे कि मेरा पूरा फोकस जो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पे था, तो ऑब्वियसली आपके पास एक, आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक बैकअप प्लान जो है होना चाहिए आपके पास। जो भी फॉर्म निकलते हैं मोस्टली, जो जिसमें टेक्निकल का ज्यादा वेटेज है या जो भी आपको ठीक लगता है, फॉर्म सारे भरने चाहिए। उसका एडवांटेज भी होता है, आपको जॉब वगैरह अगर कहीं लग जाती है तो एक मेंटल जो स्ट्रेस से आप रिलीफ रहते हैं। जैसे कि मेरा जो DFCCIL का रिजल्ट है वो जस्ट एक दिन पहले आया था। मेरा जो इंजीनियरिंग सर्विस का प्री का जो एग्जाम था उससे पहले आया था, जस्ट एक दिन। तो फिर मैंने जो ES का पेपर दिया था वो काफी अच्छे से दे पाया मैं। काफी मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो मेरे माइंड में नहीं था, तो एक प्लस पॉइंट था वो। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो ऑब्वियसली इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है। बहुत अच्छा सजेशन है कि जितने एग्जाम जिसमें टेक्निकली जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के बेसिस पे अगर हो रहा है तो जरूर देना चाहिए। यस। विपुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। आई थिंक DFCCIL के बारे में जो भी कैंडिडेट्स के माइंड में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है। Thank you so much for sharing your experience about DFCCIL Executive Civil Exam process. And in the next video, we will discuss about the job profile. After selection क्या होता है, फिर job profile कैसी है, nature of work क्या है, साथ में salary, promotion, इन सब के बारे में बात करेंगे. Keep watching Exceptional Dialogue for all such kind of informations. And also subscribe to my channel